आदाब। मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं हस्ब मामूल मुबशिर ज़ैदी और ज़र्रार खोड़ो। वो आपाधापी मची हुई है कि इस कदर शोर व गौगा है कि अगर मैं ख़ुद कुछ कहूँ तो उस शोर व गौगा में मेरी आवाज़ तक मुझे सुनाई नहीं देती और मुझे सामने वाले से पूछना पड़ता है कि भैया मैंने अभी क्या कहा था। इस कदर हंगामा बरपा है और उसमें क्या जूता, क्या पत्थर, क्या अनगाइडेड मिसाइल, कुछ भी जो आपके हाथ में है उछल रहा है, इधर उधर मारा जा रहा है। किस इदारे पे पत्थर पड़ रहा है, किस पे जूता पड़ रहा है, किस पे मिसाइल पड़ रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। एक गदर की सी सूरत हाल है और इसी से तंग आके फ़ौज के जो महकमा ताल्लुकात आम्मा है ISPR, उसने ग़ालिबन 1 महीने में कल दूसरी दफ़ा ये कहा है कि भैया जो भी गंद उछालना है आपस में करो, कम से कम हमें मत घसीटो, हमारा मौजूदा सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, गैर जानिबदार हैं। और अब न्यूट्रल भी एक हवाले से तकरीबन गाली बनता जा रहा है। कम से कम इमरान ख़ान जो है वो न्यूट्रल को अच्छा नहीं समझते। कल खान साहब ने एबटाबाद में उनका ज़बरदस्त जलसा हुआ। जोश व खिताबत में खान साहब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक तशबीह ने हलचल मचा दी हर तरफ, सोशल मीडिया समेत। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। और मैसूर जो टीपू सुल्तान की सल्तनत थी, अंग्रेजों की गुलामी में चली गई। ये जो आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें आधा तारीख़ी फैक्ट दुरुस्त है और आधा दुरुस्त नहीं है। और क्या टेक्निकली उसके हिसाब से बड़ी बात है, और क्या टेक्निकली जिनको ये मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहे हैं वो टेक्निकली उस कैटेगरी में आते हैं, या कुछ और मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं जिनका खान साहब को या तो पता है या पता नहीं है। आई डोंट नो, उस पर थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो ये जो खान साहब ने तजवीज़ दी कि कौन किसका सिपहसालार था और क्या हुआ, इस पे शोर व गौगा हुआ। और कौमी असम्बली में जो आज का इजलास था उसने मुत्तफ़िक़ा तौर पे इमरान ख़ान के इन रिमार्क्स पे करारदाद मज़म्मत मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में जो तकरीर हुई उसका बेशतर हिस्सा भी इमरान ख़ान के इन्हीं कमेंट्स के इर्द गिर्द घूमता रहा। इमरान नियाज़ी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में, और सिराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने। ये सपोर्ट इस इदारे ने जो इमरान खान को दी है, 75 साल में ना इसकी मिसाल मिलती है, ना आइंदा कभी मिलेगी। ये दूध मुझे पिला दे ठाकुर, क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आप लोगों ने सुन लिया। और तो और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कौन है? मरियम नवाज़। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि क्या सियासतदानों की पगड़ी उछालने और हर आइनी इदारे को गाली देने वाले शख्स को खुली छूट है कि वो अफवाज पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए तमाशा बनाए कि वो अपने आइनी हलफ पे कायम है। मरियम नवाज़, ठीक है। और इस पर मैं मज़ीद अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह रहा। ज़ाहिर है जब ये हाहाकार मची हर तरफ,
तो फिर अचानक से ख्याल आया पीटीआई की क़यादत को कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो सबसे पहले फवाद चौधरी साहब आए और उन्होंने कहा कि दरअसल भाई का ये मतलब नहीं था, भाई का मतलब ये था कि ये जो शरीफ बरादरान है ये हैं मीर जाफ़र और मीर सादक। और आज ख़ुद खान साहब ने इस्लामाबाद में ख़ास तैश में थे और उन्होंने भी यही कुछ इसी तरह का कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब था। सुनिए ज़रा। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठ है, इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहते जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादक को इस मुल्क के। अच्छा, टेक्निकली मैं ये जानना चाहूँगा कि शरीफ बरादरान जिनका इन्होंने नाम लिया है असल मीर जाफर और मीर सादक, क्या टेक्निकली वो उस तारीफ के अंदर आते हैं? बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हो। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। मैं सिर्फ 1.5 मिनट और लूँगा। मीर जाफ़र जो है, खान साहब ने सही कहा कि वो सिराजुद्दौला का सिपह सालार था और फिर अंग्रेज़ों से मिल गया था। मीर सादिक जो है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो शायद टीपू सुल्तान का सिपह सालार था। नो, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर था, ख़जाना वगैरह देखता था और उसने आखिर में फाटक खोल दिया। अच्छा, मसला ये है कि ये अंदर की पार्टी थी, यानी सिराजुद्दौला की पार्टी में से मीर जाफ़र पैदा हुआ और टीपू सुल्तान की पार्टी में से मीर सादिक, मतलब अंदर के लोग थे ना। इसीलिए तो वो बाहर का आदमी तो गद्दारी कर ही नहीं सकता, अंदर का ही आदमी करेगा ना, अपने ही धोखा देते हैं। अच्छा, तो उस लिहाज से मुस्लिम लीग नून के जो क़यादत है वो इस तारीफ में फ़िट नहीं बैठती। ना जरदारी साहब फ़िट बैठते हैं, लेकिन चलें ठीक है। अच्छा, ये टाइटल पीटीआई के अंदर के लोगों को दिया जा सकता है टेक्निकली। मसलन उन लोगों को दिया जा सकता है, वो 26 अरकान असम्बली जिन्होंने खामोश रह के कौमी असम्बली में साथ दिया और हुकूमत गिर गई, या उन इत्तेहादियों को दिया जा सकता है जो पहले पीटीआई की हुकूमत में शामिल थे और फिर अचानक से वो अलग हो गए और पीटीआई को समझ में नहीं आई। लेकिन अभी खान साहब ने पढ़ा तो है मीर जाफ़र और मीर सादिक के बारे में, उनका बराह रास्त अभी तक सामना हुआ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर से ही निकलेंगे तो फिर तब उन्हें असल मतलब समझ में आएगा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक मतलब मज़ीद निकलेंगे आपके हिसाब से? हो सकता है, मेरा इतना कहना। मुझे तो सारी चीज़ में लगा कि पाकिस्तान की सियासत की छोटी सी एक कहानी है कि जो पावर में होता है वो, अब मैं ज़ाहिर है हम यहाँ तो जूता पेश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो चमकाता है। और हाँ ये देखें, और दूसरा ललचाई हुई नज़रों से देखता है कि यार मेरी बारी कब आएगी यार, तू यार मतलब ये एक पॉलिश कर रहा है, एक वहाँ कोने पे खड़ा ललचाई हुई जूते की ज़बान उठाकर अपनी पॉलिश के हाँ, अंदर से मैं होता तो मैं करता। हाँ, मैं आपको और भी कई तरीके पॉलिश के समझा सकता हूँ। और अब से मेरे ख्याल में 6 महीने या साल पहले अगर हम इस चीज़ को उलट कर लें तो खान साहब वो बात कर रहे थे जो मतलब इस वक्त नून वाले कर रहे हैं और नून वाले वो बात कर रहे थे जो खान साहब कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी, अब तमाम जमातें जो हैं अपने अपने हिस्से का वो डाल चुके हैं। अच्छा, उसमें तशवीश की बात ये, ISPR की 2 जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर ये कल जो आई है, उसके अलावा आज पैमरा ने भी इशू कर दी है, जनरल वार्निंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप ये देखिए कि उस चीज़ के ऊपर लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और मेरे ख्याल में करते रहना चाहिए। कम से कम थोड़ी सी अगर फ्रीडम है, चलें आप कर लें। हाँ, रेडिकूल करने का हक़ नहीं है, लेकिन अपनी राय देने का तो हक़ है। अब हुकूमत, कल आपने बात की अब ये शहबाज शरीफ की, कल रात को ही उन्होंने बयान जारी कर दिया कि जनाब हम जो है ना वो कानूनी कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। इस वक्त भी अभी हाँ, नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ को ये याद रखना चाहिए कि जो न्यू नॉर्मल है उससे पहले ये होता था कि आप इशारों के नाम में इस्तारों में गुफ्तगू करते थे। ये जो न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश किया है ये बड़े मियाँ साहब ने इस्टेब्लिश किया है। पहली बार किसी इस लेवल के सियासतदान ने बाकायदा हाजिर सर्विस जनरलों के नाम लेके उन्हें कहा कि आप ये कर रहे हैं, आप ये ना करें। इमरान खान तो बाद में कूदे हैं, लेकिन इमरान खान इसे एक और हाइट पे लेके गए हैं। अब इससे नीचे नहीं आ सकता, इससे ऊपर तो जा सकता। ऐसा ही है क्योंकि ये जो रेड लाइन है ना, अच्छा अब अगर आप माजी में जाएं तो आप कह सकते हैं कि
अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे भी लगे थे, मुशर्रफ के खिलाफ भी लगे थे, लेकिन चले उन्हें वो सिचुएशन फायदा दे सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट थे, वो इक़्तिदार, आई मीन दे वर ऑफिशियली सियासत में लीडिंग द गवर्नमेंट, वो सियासत में थे, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ये जो रेड लाइन है, और बिल्कुल बात आपकी सही है कि ये जो तारीख का जो प्रोसेसर है, मुझे लग रहा है कोई नया खरीदा है, क्योंकि अब जो ये सर्कल होती है हमारी, पहले तो दिहाई लगती थी ना, अब यार 3 साल में हो रहा है। ये जो आपकी बात है ना कि पहले आप यही बात करते थे, आप वो बात कर रहे हैं, आप तनकीद कर रहे हैं, पहले वो करते थे। ये जो रेड लाइन अगर एक वक्त पे यहाँ थी ना, तो अगले पिछले 3 सालों में ये कई वसत से आगे निकल गई है। लगता है कि नुक्ता है, लाइन नहीं है। नाउ दैट दिस इज हाउ फार इज गॉन। पिछले जो हुकूमत में हम लोग हमेशा बात करते थे कि हम रेड लाइन की तरफ नहीं जा रहे, रेड लाइन आपकी तरफ आ रही है और आप पीछे हटते जा रहे हैं। अब तो रेड लाइन दौड़ रही है, अब जो है ना रेड लाइन भाग रही है और लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, और रीच नहीं की जा रही। हाँ, रीच नहीं की जा रही। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि यार अब देखो, अब इसका लॉन्ग टर्म आप इम्पैक्ट देखो। अगेन वही बात आपकी ना बॉस, पीछे नहीं आप जा सकते। जाओगे तो एक कदम आओगे और कोई दूसरा बंदा आएगा, वो लॉन्ग जंप मारेगा आगे। सो ये कहां, मतलब एक दफा मसाला तेज हो जाए, उसे आप कम नहीं कर सकते, फिर उसे और भी और महंगाई की तरह। पाकिस्तानी सियासत के हमेशा 3 फरीक रहे हैं, ठीक है, हुकूमत, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट। हर दफ़ा ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है या पावर हैंड ओवर करके या ख़ुद पावर में आके या किसी दूसरे को हैंड ओवर करके आराम से साइड पे हो जाता और वो फरीक़ैन आपस में फिर गुत्थम गुत्था हो जाता। अच्छा, गद्दारी का जो गीत है ना, या मुल्क दुश्मनी का गीत, जी ज़ाहिर है खान साहब ने एक पुराना क्लासिकल गीत जो चला आ रहा है 75 साल से, उसमें एक नई झनकार डालने की कोशिश की है, रीमिक्स किया। पहले ये होता था, रीमिक्स किया है, पहले ये होता था कि मेरे पास ये पावर थी कि मैं आपको कहूँ तू गद्दार है या गैर मुंबई वतन है, ठीक है। खान साहब ने सिर्फ इतना किया है कि वो जो फतवे की ताकत है वो उस आलिम से छीन ली, जी बेशक, और वो अब खुद भी कह रहे हैं कि रिबाउंड, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो लफ्ज़ है ना गद्दार और मुल्क दुश्मन या मुहिब वतन, ये कोई पॉलिटिशियन रिबाउंड कर रहा है। पहले सिर्फ आती थी गेंद, अब वापस भी जा रही है, वापस भी जा रही है, लेकिन अगेन जा रही है तो दूसरे पॉलिटिशियंस पर ही। बिल्कुल, अगेन ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है ना। आपने एक तरह से गद्दारी के इल्जाम को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। हाँ, अब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल जैसे कि हमने तौहीन मजहब या ब्लास्फेमी को भी डेमोक्रेटाइज कर दिया ना। जिसका मूड हो, पहले होता था कि चलें सही है यार, रियासत का हक है, ठीक है, फिर कहते कि चलो यार उलमा कराम कर सकते हैं, अब तो मैं आप पे लगा सकता हूँ, आप मेरे पे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है, इंटरेस्टिंग तो है, साथ ही आई मीन खतरनाक है, खतरनाक है। ये गद्दारी नेशनलाइज हो गई, गद्दारी नेशनलाइज। इस वक्त सूरत हाल जिस तरफ जा रही है और बार बार पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि हम जो है ना खाना जंगी ना हो जाए, सीरिया लीबिया ना बन जाए, तो आप जा तो उसी तरफ रहे हैं। अब ये है कि क्या हो सकता है। फ़िलहाल तो देखिए बहुत मुश्किल है कि कोई भी फरीक जो है इस बात पर माने कि वो सीरियसली अच्छा, लॉ फिजिक्स क्या है, जब आप एक दफ़ा फिसलना शुरू करते हैं तो बीच में कहीं रुक सकते हैं या नहीं? सर वो तो डिपेंड्स ऑन द स्लोप। और ये तो स्लोप यूं है, ये क्लिफ है। आई मीन हम बात कर रहे हैं रेड लाइंस की, लेकिन असल रेड लाइट जो है वो तो मईशत की जल रही है ना, इंजन वाली। इस पर भी हम बात करेंगे, एक वक्फा लेते हैं फिर आगे बात। वेलकम बैक। और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क जिस दोराहे पर खड़ा हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, जिस फिसल मंडे पे है। जी, फिसल मंडे पे। और साथ ही साथ आईन जो है वो उसके बारे में तो किसी को फिक्र ही नहीं है। सदर साहब ने आज जो है वो गवर्नर की जो है ना जो वज़ीर आज़म की समरी थी उनको हटाने की, वो भी मुस्तरद कर दी, गवर्नर पंजाब की, और कहा कि वो जब तक सदर चाहेगा वो रह सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 101 के तहत वो ताबे हैं कि वज़ीर आज़म के एडवाइस के मशवरे के पाबंद है। लेकिन ये गद्दारों पर भी अप्लाई होता है ना यार, ये जब मतलब पूरी हुकूमती इम्पोर्टेड हुकूमत इस तरह के फैसले तो नहीं कर सकती। वही सही बात। तो अब आईनी बहरान अगर एक हो तो कोई मसला हो ना, आईनी बहरान पे बहरान पे बहरान है, हमने देखा। लेकिन यार आज आप देखें हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि ये भी ज़बरदस्त खबर थी कि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं
उन्होंने नए अटॉर्नी जनरल के तकर्रुर की तुरंत मंजूरी दी है। हाँ। कल और समझ ये थी। मुझे ये चीज़ आजकल समझ हमारे नहीं लिए आया। बहुत बड़ी खबर बहुत है बड़ी, सही जिसका बात। इसका क्या मतलब बगैर किसी चू चरा के है ना, मतलब कि यार ये क्या, उसकी वजह शायद ये थी कि पुराने वाले ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था और वो एक किसी को तो बनाना था। नहीं, लेकिन नया लेकिन वाला फिर भी मतलब मैं नहीं मानता, मैं नहीं करना चाह रहा, करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना वो सर। तो ठीक है, लेकिन आजकल जब तो उनके देखिए हाथ में अब न्यू नॉर्मल्स की बात करते हैं ना, मैं तो कहता हूँ ये न्यू एबनॉर्मल्स, हाँ, new जो सारी abnormal चल रहे हैं ना, है, ये सब न्यू एबनॉर्मल्स हैं। और ये जो आप अभी बात कर रहे थे ना कि यार इस तरह का क्राइसिस हमने फेस नहीं किया, हमने इस तरह के क्राइसिस फेस किए हैं लेकिन अलग अलग। हाँ, मैं अलग वही अलग। कह रहा हूँ ना, क्राइसिस एक प्लेथोरा साथ, ऑफ क्राइसिस, हाँ। मतलब इतनी ज्यादा क्राइसिस आ जाए कि किसी को समझ नहीं आ रही कि कहाँ से निकले। वो अक्सर कार्टून में नहीं देखा आप, 4-5 लोग गुत्थम गुत्था होते हैं, तो अचानक एक तो वो कुछ भी गर्दो नहीं हुआ। गुबार ही वो नजर आता है, जो कोई बीच में से किसी की शक्ल आती है, फिर उसको अंदर खींच लेता है, कोई किसी की लात बाहर आ जाती है। तो नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली सब अचानक हो रहा है। नहीं हमने ये कब नहीं, ये पकड़ा नहीं, वो वही सर, वो जाहिर है बात तो एक जाहिर है दिन कि तो आना था ना। उसका तो बैकग्राउंड होता है। सवाल ये है कि हमारी जिंदगी के दौरान यहाँ नहीं से तो जाहिर है यार, मतलब आप खुद ही तो कह रहे हैं कि चीजें स्पीड अप हो गई है ना, वही ना, प्रोसेसर्स तेज हो गए हैं Processors बहुत, तेज हो गए मतलब हैं। तो Double अब Pentium। क्या इस वाजे तो ये लग रहा है कि हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, जो अल्लाह ना करे, जो अल्लाह ना करे, ज़्यादा हो गया। नहीं सब बात कर रहे हैं ना सर, कि हम इवेंचुअली वे गोइंग देयर। नहीं, सब बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। इसका जो सारा जो सिलसिला है ना, ये है कि नवंबर को कौन अपने हाथ से वो पकड़ता है, नवंबर के महीने से कौन झूलता है। खान साहब की कोशिश है कि वो जंप लगा के वहाँ पहुँच जाए, इसीलिए सारा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। That's point। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो चाह रही है कि किसी तरह नवंबर निकल जाए। अच्छा, उसके बाद से अब आप नहीं, उसके बाद आप मेरा ख्याल है ये शायद उसको कहें तो ज़्यादा नवंबर बेहतर तक होगा जाने कि की मुल्क फिर नौबत कहाँ नहीं जा रहा है। आएगी। बात ये कि इसी महीने में जो होना है ना वो होना है, क्योंकि इस महीने में तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, इस महीने में मार्च शुरू हो रही है ना, अगर ये हुकूमत बजट पेश कर देती है, जिसका अभी कोई आसार नहीं लग रहे क्योंकि IMF नहीं मान रहा, हमारे लेकिन दोस्तों जून में ने हमें बजट तो वो आना है ना, जून में बजट तो आना है, बजट पेश करना है, वो जून के एंड में आता है, मिड में आता है, इवन जुलाई में आ जाता है, यू डोंट नो येट, लेकिन वो बहुत हद तक डिटर्मिन करेगा। अगर तो वो बजट पेश कर लिया उन्होंने जैसे तैसे भी करके, या IMF का जो लग रहा है दुआ में मिल रहे हैं, लेकिन दो चीज़ें उसमें आएगा कि पेट्रोल आपका जो है ना मिनिमम 15 रुपये इंक्रीज़ होगा 15 मई को, और फिर 31 मई को फिर 15 रुपये होगा। डीजल जो है 25 रुपये होगा और फिर 25 रुपये होगा, यानी कि 30 और 50 रुपये जो है ना पेट्रोल और डीजल वो ऊपर जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इकोनॉमी पर हम आते हैं, आपकी और दोनों की बातों को थोड़ा अगर हम आगे ले जाएं तो गेम ये है कि मैक्सिमम प्रेशर डाले। आमिर खान साहब की क्या पॉलिसी है, बड़ी वाज़ेह है, राइट। मैक्सिमम प्रेशर डाले, इदारों पर भी प्रेशर डाले। अब बाद में आप बेशक मुकर जाएं कि कहीं मैं तो इसकी बात कर रहा था, मैं आपकी तो बात कर ही नहीं था, जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है जिसका नाम वुसअत नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, यू नो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, प्रेशर इज अ रिस्की गेम, ये बहुत रिस्की गेम है। सामने वाला अगर ब्लिंक ना किया तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, और एक और इससे एक बात आगे, अगर वो ब्लिंक नहीं कर रहा तो फिर आप प्रेशर को मजीद बढ़ाते हैं, और एक पॉइंट होता है, आप उसके ट्रैप में आ जाते हैं। जब आप उसके ट्रैप में आ जाते हैं, जो पॉइंट जल्दी आ रहा है, और ये पहली दफ़ा हुआ कि तीनों फरीकैन वल्नरेबल हैं। आप ये देखिए कि अगर हुकूमत क्या करेगी, अब उन्होंने लीगल एक्शन कर दिया, मेरे ख्याल में अगर उन्होंने इमरान खान को नज़रबंद किया या उसको अंदर डाला फिर तो और मल्टीप्लाई हो जाएगा इफेक्ट इन फेवर ऑफ PTI। अच्छा, which is also what I think खान साहब wants। वो तो चाहते हैं ना कि कोई लाठियां चले। वो तो 2014 में भी चाह रहे थे। 2014 मई के एंड में, और जिस तरह से टेम्परेचर ऊपर जा रहे हैं, तो कौन आएगा उतनी गर्मी में और कितनी हद तक आएगा वहाँ बैठेगा वो एक, और उससे पहले अगर इनको दरिया बिछेंगी, तंबू लगेंगे, ऐसी बात नहीं, वो तो लगेंगे सर, लेकिन उसको उस तरह वो सस्टेन कर पाएंगे 120 दिन तक, जिस तरह उनको पहले सपोर्ट रही थी। लेकिन सस्टेन मेरा ख्याल है कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो जुनून है PTI के वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ,
वो 2014 से ज़्यादा है, बिल्कुल है। इसलिए सस्टेन कर लेंगे। आई थिंक सो, नहीं बिल्कुल सस्टेन कर लेंगे। अच्छा, सस्टेन का भी क्या मतलब है? आई मीन देखें, अब ये तो कह रहे हैं ना कि हम कितने 20 लाख 20 लाख लोग लाएंगे, चलो जितने भी। देखो अगर 25 से 30 हज़ार हो जाए ना तो उनको आप 5 लाख भी कह सकते हैं, 10 लाख भी बिल्कुल। इस 30 से ज्यादा हो तो आप ही गेम बनती है। अच्छा, बैठे रहे, अगर हुकूमत को में इतना सेंस हो कि वो कोई कार्रवाई ना डाले, हाँ वो उन्हें बैठा रहे। और वो हुकूमतों के बारे में जितना भी खुशफहमी का आप शिकार हो जाए, ये हो नहीं सकता कि हुकूमत कोई कार्रवाई ना डाले। लेकिन मुझे एक पॉजिटिव साइन ये नजर आ रहा है कि ये हुकूमत जो है, इसी ने 2014 का 126 दिन का धरना भी टैकल किया था, कोई खास कार्रवाई नहीं। लेकिन पता है वो सर, इसके साथ ना आप खुद कह रहे हैं कि उस वक्त और इस वक्त में बहुत नहीं, फर्क हाँ, है। लेकिन पहल अगर मजमे की तरफ से हुई, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी ना, तो बादशाह के सर कलम हुए थे, so on and so forth। उसके बाद फिर दोबारा वही डायनेस्टी वापस आई थी ना, बोरबन्स में। तो उनके बारे में कहा गया था जब वो वापस आए थे, बहुत लोगों ने सोचा था कि यार इतनी गेम के बाद वापस आए हैं तो हो सकता है कि कुछ इनमें फर्क आ गया हो। तो एक बंदा था टैलीरैंड, उसने कहा था कि ये कुछ सीखे नहीं है और कुछ भूले नहीं है। तो आपका इशारा नून की तरफ है या नून की तरफ? वैसे सही है। हनीफ अब्बासी को अब उन्होंने एडवाइजर लगा दिया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ेगा भाई साहब कुछ रिव्यू करें। शेख रशीद लेके गए थे एफेड्रीन केस में, माखूज थे, सस्पेंडेड, सजा है 12, इस तरह की हरकतें। अच्छा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारी मईशत किस करवट बैठती है। जिस वक्त करवट क्या वो इतनी वेंटिलेटर पे चली गई है कि मेरे ख्याल में उसको जो है झटके भी दिए जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही। फोटो कॉपी सूरत हाल है। जब इमरान खान 2018 में आए थे तो IMF से मज़ाकरात जो है वो खला में थे, और सऊदी अरब की मिन्नत समाजत हो रही थी कि $3 बिलियन की फैसिलिटी दे दें और $3 बिलियन हमें डिपॉजिट कर दें। एग्जैक्टली यही फोटो कॉपी और तेल भी दे दें, वो वही है, दिया गया। उसके बावजूद सेम वही सूरत हाल, उसके बावजूद भी मईशत तेल हो गई। तो इस बारे में हम बात करेंगे मईशत के अगले प्रोग्राम के हिस्से में। जी जनाब, अब बात करते हैं मईशत की, जो इस वक्त सबसे बड़ा बहरान है, मगर दीगर बहरानों के नीचे कहीं छुपा हुआ है, और वो अगर हल नहीं होता तो मेरे ख्याल में ये जो बहरान है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। पॉलिटिकल डिसीजंस का फ़र्क पड़ता है मईशत पर, मईशत का फ़र्क पड़ता है पॉलिटिकल डिसीजंस पर। अब जैसे कि अब क्या चल रहा है, अगर एक बड़े सिंपल तरीके से हम इसको समरी करें, सऊदी और UAE के पास आप गए, ठीक है, वो आपकी तरफ आपको मुस्कुराने के लिए तैयार नहीं है जब तक IMF आप पर नज़र करम नहीं करेगा। अब IMF का मसला है कि आपने फ्यूल सब्सिडी लगाई हुई है, उसको आपने हटाना है, और जाहिर है कि इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स को हटानी है। अच्छा, अब इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कॉस्ट है इस फैसले का, और अभी तक लग रहा है कि इम्कान था कि ईद के बाद ये हो जाएगा, अभी तक ये नहीं हुआ। वही बात, 2.5 अरब रुपए रोजाना, समथिंग लाइक दैट जी। अब वही बात आपने जो की कि ये ऑलमोस्ट 100% वही सिचुएशन है जब PTI शुरू में, आपको पता है, आपको हमें IMF के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुदकुशी की बात हो रही थी, हमारे दोस्त हैं, हमें बेल आउट करेंगे, ये वो, इनकी भी यही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो चलेगा, वाशिंगटन में था, और 18 मई से मज़ाकरात दोहा में शुरू हो रहा है चलने, विच इज अ गुड थिंग। इस गवर्नमेंट के पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि ये सिचुएशन हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये है। बिल्कुल, ये तो 3 दफ़ा पहले आ चुके हैं, 40 साल से जानते हैं, और इनको पता था कि क्या सूरत हाल होगी, तो लिहाजा ये एक्सक्यूज़ के जनाब नहीं, हमें नहीं पता था कि मिफ्ता है। मैं फिर दोबारा ये सवाल, जी बिल्कुल, मैं आपको दोबारा यही जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डार की बात कर रहे हैं, डार इज़ नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन अ वे कि हाँ, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं ना सर कि एक काफ़ी वाज़ेह कंफ्यूजन है। इसहाक डार कुछ कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल कुछ और कहते हैं। आई थिंक मैं मानता हूँ कि एक्चुअल कंट्रोल तो वो तो 4 लोग 4 बातें करें ना, जो इंचार्ज है। यही चीज़ कन्फ्यूजन हमने देखी थी, आपको याद होगा 2016 में जब नवाज शरीफ गए थे और फिर इवेंचुअली डार भी गए थे, मिफ्ता आए थे, उन्होंने डार की पॉलिसीज़ को रिवर्स किया था। अभी तक थिंग्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ मिफ्ता। जब जो डार का कल एक इंटरव्यू भी आया जिसमें खासे वो झिल्लाए कि IMF ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल डार का इतना इन्फ्लुएंस है इस सारी सूरत हाल। मिफ्ता क्या कर सकते हैं, यही अब बात करने के लिए हमारे साथ। लेकिन इसके साथ ये एक मसला है ना बॉस के, फिर कुछ ना कहो। देखो अगर आपने यूनिटी ऑफ कमांड रखनी है, अब देखो जो स्टॉक मार्केट की बात है, ठीक है, बहुत फैक्टर्स होते हैं। एक बहुत जो बड़ा फैक्टर होता है ना स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव में, वो होती है कॉन्फिडेंस और सेंटिमेंट। तो जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कह रहा है और आपका फाइनेंस मिनिस्टर इन वेटिंग या शैडो फाइनेंस मिनिस्टर जो भी को वो कुछ और कह रहा है, तो ये चीजें सर्टेनिटी की तरफ नहीं जाती। नहीं, वो तो देखिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी 1589 तक गिर गया था, फिर 1450 पे वापस आया है। डॉलर जो है आपका 16 अप्रैल से 6 रुपये 15 पैसे गिर चुका है, 188.5 आज था। जी जी। और हाईएस्ट जो था 1 अप्रैल को उससे सिर्फ 50 पैसे कम है, जो कि उम्मीद है कि कल वो भी मेरा क्रॉस ख्याल कर है। जाएगा। इसीलिए मुर्गी के गोश्त की कीमत 1 महीने पहले जो 350 रुपए किलो थी, अब 600 से 700 के दरमियान नहीं, शायद वो तो देखें नहीं, जब गैर यकीनी की सूरत हाल होती है ना, तमाम होर्डर्स, तमाम ब्लैक मार्केटियर्स, ये सारे के सारे आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो है चीज़ें वाजे नहीं हैं। और इसी कन्फ्यूजन को ज़ाहिर है हमें बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है खलीक कियानी, चीफ इकनॉमिक करस्पॉन्डेंट है डॉन अखबार के। कियानी साहब, हम तो समझ नहीं पा रहे, आप तो इस जगह से बार बार गुजरते हैं, आसान उर्दू में समझाएं। तो आप ज़रा हमें कन्फ्यूजन दूर करें कि क्या हुकूमत के बस में है और क्या नहीं है। सर मेरा ख्याल है हुकूमत के ना अपने जो पॉलिटिकल मसाइल हैं वो ज्यादा हैं, और वो उनको ये समझ नहीं आती कि कौन सी चीज का आज फैसला करें तो उसके कल क्या इम्कानात होंगे। एक तो उन्होंने जब हुकूमत संभाली है तो वो उनको पता था कि ये सारे चैलेंजेस होंगे, उसके बावजूद उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन की और उसके बाद वो हुकूमत में भी आए। और उसके बावजूद आज तक, आज मेरा ख्याल आज या कल उनको शहबाज शरीफ साहब को 1 महीना पूरा हो रहा है, और आज तक की डेट में मुझे तो एक बड़ा मेजर फैसला नजर नहीं आया जिससे मुल्क के मसाइल हल होते नजर आए। सिवाय इसके कि उन्होंने 5 दिन के हफ्ते को 6 दिन का हफ्ता बना दिया, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी के जो चैलेंजेस थे वो उससे अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो कम से कम इंक्रीज जरूर। बिल्कुल। एक तो आपकी बिजली का खर्चा, दूसरा आपकी ऑयल का जो खर्चा है, अपना पेट्रोलियम मसनूआत की चीजों का ऊपर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास सब्सिडी के लिए पैसे नहीं है, हम सब्सिडीज कंटेन करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सब्सिडीज देके उसको 6 दिनों का हफ्ता भी बना रहे हैं। मुझे तो ये चीजें समझ नहीं आती। और अगर शहबाज शरीफ साहब की ये इकनॉमिक पॉलिसी होगी तो मेरा ख्याल है कि उनके मामला आगे नहीं चलेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि जो उनकी जो अपने कोalition पार्टनर्स हैं, मुझे नहीं आज अभी तक पता चला कि उनके साथ ये चीज सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की हैं या नहीं की हैं, और अगर करेंगे तो उसकी ऑनरशिप क्या होगी। आप तो डार साहब की और इनकी बात कर रहे हैं ना। आपको याद होगा कि जब डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर आए थे तो एक पहले हफ्ते के अंदर उन्होंने IMF के साथ जाकर जनाब एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था। तो इस वक्त तो हम अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमने फ्यूल के ऊपर एनर्जीज को रैशनलाइज करना है या नहीं करना। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि तकरीबन 100 बिलियन रुपीज 1 महीने का सिर्फ ऑयल के ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं, और आपके जो सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं जिनकी पेमेंट्स ओवरड्यू है और एक जमाने से ओवरड्यू है, और जिनकी वजह से आपके कई पावर प्लांट बंद रहते हैं या मजीद आइंदा चंद दिनों में बंद होंगे, वो को अमाउंट तो 300 अरब के लगभग है। तो कियानी साहब, अब इसका वाहिद हल जाहिर है जो हमें नज़र आता है वो यही है कि IMF के पास जाएं, हाथ पांव जोड़े। 18 मई से कुछ फेज, हाँ 18 मई से मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, वो तो तब भी हुआ था ये। तो अभी जब IMF के पास इसी एक अनसर्टन प्लान या हाफ विलिंगनेस के साथ ये जाएंगे, तो आपको लगता है कि IMF का आगे से रिस्पांस क्या होगा? सर एक जिसको कहते हैं ना कि जेंटलमैन प्रॉमिस जो उनके साथ किया हुआ है वाशिंगटन में मिफ्ता साहब ने, वो यही था कि जी हम सब्सिडीज विड्रॉ कम करके और सब्सिडीज को रैशनलाइज करके आपके पास आएंगे, कुछ स्टेप्स हम लेके आएंगे और कुछ स्टेप्स उनकी कैलकुलेशंस वर्किंग करके आएंगे कि हम कैसे उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं। तो अभी तक तो ये सिचुएशन, पहले तो ये वेट कर रहे थे कि जी ईद गुजर जाए, ईद की वजह से ये लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाला जा सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि जी अब ये जो नेक्स्ट रिव्यू है उसमें इनको ये करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो 18 तारीख को जो उनके साथ मुज़ाकरात हैं वो उसको आप नॉन स्टार्टर समझें। करेंगे तो सियासी नुकसान है, करेंगे तो सियासी नुकसान है, नहीं करेंगे तो माशी नुकसान है, करें क्या फिर?
माशी नुकसान, सर माशी नुकसान तो दोनों सूरतों में है। आप करें तो भी माशी नुकसान है, ना करें फिर भी नुकसान है। लेकिन आपने करना है, अगर मुल्क को आगे चलाना है, थोड़े लंबे अरसे के लिए चलाना है, और आपको अगर पता है कि इन चीजों को एड्रेस करना है तो ये करना पड़ेगा। और इस वक्त दरअसल चैलेंज ये भी है कि जिस किस्म के चैलेंज आप बात कर रहे थे कि जी 2013 में या 2018 में इस तरह के मिसाइल नहीं थे, उस वक्त भी इस तरह के मिसाइल थे, लेकिन अब वो सारे कंपाउंड हो चुके हुए हैं। और अब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का या बल्कि शायद एक जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है उस सारे का भी ये बस में नहीं है कि ये सारे चैलेंजेस जो हैं इनको एक वन गो में एड्रेस करें। इसके लिए सारों को मिलकर बैठना पड़ेगा और सारों को मिलकर इस मसाइल को हल करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन सारों को मिलकर बैठने की जो बात आप कर रहे हैं, देखिए मेरा ख्याल है कि तकरीबन पाकिस्तान की हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी माइनस पीटीआई इस गवर्नमेंट में है। पीटीआई की तो पीटीआई आइडियल सिचुएशन है ये तो। पीटीआई के लिए आइडियल सिचुएशन है। अच्छा, अब जहां तक ये पॉलिटिकल कॉस्ट की बात की, और हम सबको पता है इसके बारे में, आपने सब्सिडी हटाई तो चीखें निकलेंगी, हम भी चीखें लगाएंगे, पेट्रोल बॉम्ब ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अगर इस साल आप इलेक्शन नहीं करा रहे तो शायद आप इसका पॉलिटिकल कॉस्ट कंटेन कर सकते हैं। जितना आप इसको डिले करते जाएंगे तो इसको फिर कैश करना बड़ा आसान। कहा के ऊंट पर बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान का। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हम बात करें मईशत की दिगरगूं हालत जो है उस पर खलीक कियानी से, डॉन के चीफ इकनॉमिक करस्पॉन्डेंट। खलीक, एक तो ये हो गया, दूसरा इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है हमारा, कि इंपोर्ट्स हमारी जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स को मिला करके भी 5 से 10 बिलियन का हमें खसारा, कुछ कहते हैं कि शायद ये खसारा जो है 15 बिलियन अगले 2 महीने में हो जाए। तो इंपोर्ट्स के ऊपर पिछली हुकूमत ने भी बड़ी कोशिश कर ली, कट लगा दे। मसलन हम $1.5 बिलियन के तो खाली मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते हैं, इसी तरह गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं और लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। तो ये इंपोर्ट बिल जब तक कर्टेल नहीं होगा तो हालात तो नहीं बदलेंगे। इस बारे में कोई हुकूमत के को अंदाज़ा है, कुछ करने जा रही है? में कुछ कर सकते हैं ये? सर, पहली बात तो ये है कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, आप 5 से 7 अरब की बात कर रहे हैं, $13 अरब तो अभी तक वो हो चुका हुआ है। बिल्कुल। तो एस्टीमेट ये है कि जब साल कंप्लीट होगा 30 जून को, तो ये 18.5% बिलियन डॉलर का एस्टीमेट है वर्ल्ड बैंक का। और हमारे जो लोकल लोग हैं गवर्नमेंट के, उनका ख्याल है कि ये 19 को भी टच कर सकता है। डिपेंड करेगा ऑन एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चंक जो है वो अभी तक तकरीबन 15-16 बिलियन का सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट्स और LNG का हो रहा है। और ये जहन में रहे कि अभी इसकी प्राइसेस ऊपर ही जा रही हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, और साथ LNG की भी। और LNG कुछ अर्से से तो हमारी इंपोर्ट्स बड़ी 6-7 कार्गो तक थी, अब वो वापस 10-11 तक जा रही हैं। तो एक एडिशनल इम्पैक्ट इसका भी है। इसको तो आप कंटेन थोड़ा सा मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि जी आप अगर वीक को छोटा कर लें, अगर 4 दिन के ऊपर ले आए और आप टाइमिंग बेशक बढ़ा दें, तो आप घंटे वीकली आवर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट बाय रिड्यूसिंग योर एनर्जी कंजम्पशन। और उसमें आपके दफ्तरों की भी जो कंजम्पशन है वो कम होती है। एनर्जी लास्ट आने जाने का जो अपने PMLN के दौर में जो टाइम था, उसमें तकरीबन 3,000-3,500 मेगावाट सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से, यानी बिजली की बचत से सेविंग होती थी। इसी तरह आप अगर अपना पेट्रोल की बचत करना चाहें तो उससे भी हो सकता है कि जी आप हफ्ते को छोटा कर लें। इस तरह की चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन वो जो चीजें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं गाड़ियों और उन सारी की इंपोर्ट्स को अगर आप मिला भी लें तो बिल्कुल इंपोर्ट के ऊपर बैन होना चाहिए, जो लग्जरी कार्स हैं और जो उनके इंजन हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट भी है और उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है। जब तक लोकल मोबाइल फोन इतने ना प्रोड्यूस हो रहे हो कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो बैन से कुछ हासिल नहीं होगा। इनफैक्ट वो काफी हद तक वो हमारे जो रेवेन्यू कर रहे हैं वो वहीं से आ रही है। हाँ, लेकिन क्या नहीं, ये जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, होंडा हो गए, सुजुकी हो गए, ये तो 30-30 साल पहले इन्होंने वादा किया था कि हम पूरा यहीं पे सब कुछ सारा कुछ तो ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हुकूमत इनको तो थोड़ा बहुत टाइट कर सकती है। वो भी मुमकिन नहीं है कि दिखाने को सिर्फ ये होगा कि इस महीने देखें कितनी गाड़ियाँ फ़रोख्त हो गई हैं, जिस तरह पहले हुकूमत करती थी। सर, इनफैक्ट ये जो ऑटो पॉलिसी थी जो आज से मेरा ख्याल 6-7 साल पहले आई थी, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जहाँ बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होंगे तो उससे इम्पोर्ट इम्प्रूव होगा।
लेकिन जो उनको रेगुलेट करने वाले इदारे हैं वो बहुत ही वीक हैं। और आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि इन ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको किसी ने हाथ डाला हो या इनको किसी ने अपना उसकी ऑडिट किया हो कि जी आप इंपोर्ट क्यों इतना कर रहे हैं, और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी लोकल प्राइसिंग क्या। वो तो एक बहुत पूरा एक स्कैंडल है कि जी आप कैसे चीजों को चला रहे हैं। मतलब कि ये भी रेंट सीकर ही बन गए हैं ना खलीक भाई। सर ये तो हमारे सबसे बड़े रेंट सीकर हैं। यही एग्जैक्टली, टोयोटा, होंडा, सुजुकी सब ने सारे मिलके। श्रीलंका के वजीर आजम है राजा पक्सा, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। और आपको पता है श्रीलंका की हालत बेचारे की क्या हुई है, वो फ्यूल प्राइसेस और सारी चीज़ें वो उलझता ही चला गया। और इस वक्त वहाँ ज़बरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं और हुकूमत तितर बितर है। यहाँ कुछ ऐसा सीन तो नहीं नज़र आ रहा आपको? सर अगर हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट ना हुआ और एग्रीमेंट उसके IMF के एग्रीमेंट के साथ हमारे जो बाकी इनफ्लोज हैं वो अनलॉक होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो इसको आप डिले तो कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। और IMF के साथ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप फ्यूल सब्सिडी कम से कम एक पॉइंट की मैं अगर मैं बात करूं उसको आप ना हटाएं, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। इनफैक्ट IMF का जो प्रोग्राम है उसकी कोई डायमेंशन इस तरह की है कि जो हमारे पहले वाले वादे हैं उनको हम पूरा करते हैं तो आगे की नई कोई रिकॉर्ड बनता है, प्रोग्राम बनता है। तो हमारे पिछला जो आउटस्टैंडिंग बैकलॉग है वो काफी लंबा चौड़ा है। यार मैं सोच रहा था कि अगर ये वाकई एक साजिश है, बैरूनी अमेरिका की मदद से ये हुकूमत आई है, तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा शेयर है IMF में, फैसला साजी में, तो वो फिर क्यों IMF से नहीं कह सकता कि यार इतनी जिद तो ना करो, हम ही इस हुकूमत को लाए हैं, उसे कमज़ोर तो ना करो। क्योंकि अमेरिका ना इस केस में मीर जाफर का मीर सादिक बना हुआ है। सर बात ये नहीं है, जी बात ये है कि कोई भी आपको ये नहीं कहेगा। आप बार बार अगर किसी आपने, हो सकता है कोई आप में से भी किसी का या मेरा रिश्तेदार कभी हुआ हो कि कभी कभी अगर किसी को फंडिंग की जरूरत हो तो हम बड़े खुशी से कहते हैं कि यार ये लो ये आपकी हेल्प है या मेरी हेल्प कर लें। लेकिन जब आप रिपीटेडली आप फॉरेन फंडिंग लें और जो आपने अपने घर को सीधा करना है वो ना करें, तो फिर आपको मीर जाफर और मीर सादिक बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, अंदर ढूंढना चाहिए। ये और फिर दूसरी बात है कि जब आप अपने उस रिश्तेदार, जब वो रिश्तेदार आपके घर में आए तो उसको पता लगे कि यार पूरे दिन 24 घंटे ना 4-4 AC भी चल रहे होते हैं इस बंदे के घर में, और फिर कहता है कि यार बिजली का बिल देने के तो पैसे दे दे भाई को यार, 4 लाख का है। थैंक यू सो मच खलीक कियानी साहब। अच्छा यार मुझे अजीब सी एनालॉजी मेरे जहन में आ रही है। मसलन हम इतने आदी हो चुके हैं, पॉलिटिकल फैसले हम लेते नहीं हैं, इकोनॉमिक फैसले डर की वजह से नहीं लेते हैं, खुद आप चूँकि अंदर से कमज़ोर होते हैं। तो IMF वाले के पास जब हम जाते होंगे, मुझे लगता है हमारी हालत वैसी होती है ना, वो जो होता है यार बस एक सिगरेट दे, पैसे और दे दे, कसम खुदा दी कल तो मैं बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी सिगरेट। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो इससे आगे यही होता होगा ना। आप कभी हेरोइनचियों के साथ वास्तव में वही डायरेक्ट बोल दो ना यार, ये सिगरेट से बहुत आगे निकल गई है, ये हम है टीके पे। और अगर आपके किसी हेरोइनची या पाउडरी के साथ कभी जान पहचान रही है, उसका भी यही होता है, मैं कसम से भाई नहीं है यार, बस 100 रुपए दे दे, इसके बाद कसम से मैं कभी नहीं करूंगा। और अगले दिन देखा ना तो यहाँ पे दोबारा सुई छुपाई होती है। दूसरा ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम ये है कि ठीक है वो एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे होंगे, पंजाब स्पीड ये करा दिया, सुबह 8 बजे पहुँच गए और रात को 10 बजे जा रहे हैं। ये इन जो है ना इस तरह की स्पीड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई ना कोई प्लान लेकर के जाना पड़ेगा। और ये भी वही उसी तरह सोच के आए थे जिस तरह PTI वाले सोच के आए थे कि जनाब बस ये अब हम आ गए हैं और चीज़ें वो, इनके पास वो रूम भी नहीं है कि जी हमें तो आके पता चला कि यार चीज़ें इतनी ख़राब थी। ये तो अब ये ना तो जाके पता चलेगा। हाँ कुछ ऐसा ही शौक बहुत सी, पर चस नहीं आया। चस तो आ रहा है उनको, PTI वालों को। अब जाहिर है उनसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई आपके कोई जो फेलियर थे, वो तो कह रहे हैं कि यार देखो साजिश की वजह भाई का एक साल और हो जाता। इस मामले में शेख रशीद ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम तो बड़ी खुशियां मना रहे हैं ना कि हमारी हुकूमत 1.5 साल पहले चली गई है, वरना उस वक्त इलेक्शन होते तो हम इस सवाल का कैसे जवाब देते कि यार मईशत का क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, अब तो आपको किसी चीज़ की सवाल, अब तो सवाल ही नहीं पूछा जा रहा, तो जवाब देने की क्या बात है। गद्दारों से निपटना अव्वलीन तरजीह मईशत का होता रहेगा। मईशत का क्या ये बतियाते रहेंगे हम कल भी। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।